गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए जल्दी से आप बच्चे अपने सब वीडियोस ऑन करिए। सर मैं आज वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगी। अच्छा शिवांगी, ठीक है, मेरे को पता है। आप आपका चलिए और सब बच्चे वीडियो ऑन करिए। आपको वैसे ना मैसेज क्लास से पहले भेजना चाहिए था। देखो एक दो बच्चे ने पहले भेजा था, मैं उनको कुछ नहीं किया था। सर एक्चुअली ना वो लैपटॉप से लॉगिन नहीं हो पा रहा, उसमें अभी भी इनकरेक्ट पासवर्ड ही दिखा रहा है, तो इसलिए मोबाइल से किया। मोबाइल का कैमरा नहीं चलता। यस सर, सेम प्रॉब्लम। तो जरा आप की ना कोई सेम प्रॉब्लम नहीं है। आपसे लास्ट क्लास में बात हुई थी, आपने बोला था सर मैं आपसे वीडियोस ऑन रखूंगा। सर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं फोन से आया हूँ। चलिए जल्दी से बच्चों वीडियोस ऑन करिए। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपना, जिसका नाम है स्टाफिंग। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बच्चों, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर। सिया, आपको नोट्स आप कलेक्ट करवा लो ना यहाँ से, अगर हो सके तो। मैंने तो भेज दिए वैसे आपको। वो ना मैंने ट्राई किया था, बट आपका सेंटर ना 12 to 1 ही ओपन होता है। नहीं नहीं नहीं, 12 to 1 किसने बोला है? 1 to 5 सो मैम ने बोला था 12 to 1। डेज है। कल 1 to 5 ओपन है सेंटर। अच्छा सो मैं ट्राई करूंगी, बिकॉज मेरे ना बहुत दूर हो जाता है। पहले मैंने सोचा था, बिकॉज यहाँ से बहुत देर लगती है। नहीं, आई अंडरस्टैंड। या तो आप मेरे को बता, नोट्स कलेक्ट करा लो या मुझे बता दो, मैं यहाँ से कोरियर करवा दूँ। सर आप कोरियर करा दोगे तो बेटर हो आप जाएगा। क्लास के बाद ना मुझे एड्रेस सेंड कर देना सारा, पूरा पिन कोड के साथ। मैं आपको तो कल मैम परसों के में। पास सब है, उनने इको के भी कराए थे। मैम के पास है? चलो सब। ठीक है, मैं मैम को बोल दूंगा, फिर आपको कल करा दूंगा। ओके। सो थैंक चलिए यू। बच्चे, सही। हम सहज, प्रमोद, एना, आदित्य, हेजल। ओ आज हेजल भी आई है। वेलकम हेजल, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आद्या, ठीक है, शिवांगी, निगर्वित, वीडियो ऑन करिए जल्दी से। बेटा आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये मेरे को बहुत ही सिंपल चैप्टर लगता है, बहुत मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। और मार्क्स तो ये भी आपको 8 नंबर दिलवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, जिसका नाम है स्टाफिंग। बच्चों आप, अब हमारे हम सबको पता है कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में हमने क्या किया, हमने ये देख लिया हमें करना क्या है, हमें क्या हमारा एम है, हमें कहाँ रीच करना है, हमने ये देख लिया। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा हेजल, आप हेजल, संयम, आद्या, जागृत, ठीक है, और वासु। आप लोग जल्दी से अस्मित वीडियोस ऑन करिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आपको मैसेज उसके कर। बाद हमारा ऑर्गेनाइजिंग। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनाइजिंग खत्म किया। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या देखा कि हमने क्या बनाया, एक अपना स्ट्रक्चर बनाया, हमने डेलीगेशन देखा, हमने डिसेंट्रलाइजेशन देखा, हमने देखा हम डिपार्टमेंट्स किस तरीके से बनाए गए, हमने लोगों को ड्यूटीज किस तरीके से दी। लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड, हमने अभी तक किसी को रखा नहीं है। हमने अभी किसी भी पर्सन को रखा नहीं है काम पे। अब हम रखने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं याद दिला दूं, कल आप सबको, ओनली सिया को छोड़ के, कल आप सबका एग्जाम है 1 बजे ऑफ द चैप्टर 8 and 12, और आप सबको ही देना है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो 8 and 12 चैप्टर कंट्रोलिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टेस्ट है आपका, रिटन टेस्ट होएगा। 1 बजे आपको जूम लिंक शेयर किया जाएगा और आप उसका टेस्ट देके सबको देना है। ठीक है, ओके। सर हाँ जी बोलिए। सर मेरी 1 बजे क्लास है। आपकी 1 बजे क्लास है, तो आप ऐसा करेंगे, आप मेरे को कल कल ही दोगे, इवनिंग में आप सबमिट करोगे कल ही वो टेस्ट। 8 and 12, अगर आपने नहीं देखा तो उसके वीडियोस देख लीजिए। दोनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, मैंने शेयर कर रखे हो। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। आंसर कितनी देर का टेस्ट है? 1 आवर मैम, 1 आवर 25 मिनट्स। सर हाँ जी, हाँ जी, ओके। हाँ स्मित बोलो। सर मैं ना अभी सर कहीं बाहर आया हूँ सर, वहां से क्लास ले रहा हूँ, तो सर अभी वीडियो ऑन करना पॉसिबल नहीं हो अच्छा पाएगा। चलिए, आज मैं अलाउ कर रहा हूँ, लेकिन क्लास से पहले ये सारे एक्सक्यूजेस दिया करिए मेरे को, क्लास के ओके सर। टाइम पे नहीं। चलिए ओके बच्चों, तो अब हम आ गए स्टाफिंग में। अब क्वेश्चन उठता है कि स्टाफिंग का मतलब क्या है। कौन बताएगा मेरे को, कौन ट्राई करेगा कि आपके हिसाब से स्टाफिंग होता क्या है, बताइए। व्हाट इज स्टाफिंग? चूजिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। चूजिंग द राइट पर्सन करना फॉर द सर राइट जॉब जॉब, को। ये हेजल ने बोला, बिल्कुल सही बोला। और कोई कुछ, मैं इसको थोड़ा सा अभी काउंटर क्वेश्चन करूंगा, लेकिन उससे पहले कोई बच्चा कुछ ऐड या डिलीट करना चाहता है इसमें से? इसमें ये डेफिनेशन जो हेजल ने बोली, ये डेफिनेशन ठीक है या आपके हिसाब से इसमें कुछ कमी है या क्या है? कुछ पॉइंट बताओगे जरा। Sir, choosing the right person for the job and informing them about the job, all that orientation process ठीक है, also आपने includes बिल्कुल एक staffing. लाइन ऐड कर दी, ये भी ठीक है। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ एडिशन, डिलीशन? आद्या, आप सर एट द राइट आप टाइम। दोनों की डेफिनेशन, हेजल और एना की डेफिनेशन ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है। तो हाँ जी हेजल बताओ। सर एट द राइट टाइम आल्सो। ओके चलो, अभी भी ठीक है, ये लाइन ऐड कर दी, लेकिन अभी भी इनकम्प्लीट है। आद्या बताइए, कुछ बोलना चाहोगे आद्या?
सर नहीं? मेरे को ठीक लग रही है। आपको ठीक लग रही है डेफिनेशन? सिया आप, जागृत आपको क्या लग रहा है? एक बात बताओ, चलो हेजल और एना ने बोला, आद्या भी इसके साथ मानती है, तो मैं ऐसा कहता हूँ, एना कौन से स्कूल में हो? रायन, राइट? यस सर। तो रायन का क्या हुआ? रायन की प्रिंसिपल एक मैम है ना, वो क्रिश्चियन है ना? नो सर, बट हाँ मैम है। मैम है, अच्छा चलो। तो मैम, सुना है मतलब, आई माइट बी रॉन्ग, सुना है कि वो भाग गई किसी के साथ, मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया, ऐसा कुछ है तो नहीं ना कि प्रिंसिपल की कुछ ऐसा तो नहीं है? कुछ ऐसे रूमर्स से सुने थे कि सर किसी स्कूल के किसी स्टाफ वाफ के साथ कुछ है चक्कर वक्कर, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है। मैंने आई रिस्पेक्ट योर स्कूल प्रिंसिपल मैम। अच्छा अब ऐसे देखते हैं बच्चों, लेट अस अज्यूम, हम ऐसे अज्यूम करते, चलो आपका नहीं, मैं अपने अपने स्कूल की बात करता हूँ। कोई XYZ स्कूल है और उस स्कूल का पता चला, न्यूज़पेपर में ऐड आया दैट वी आर लुकिंग फॉर प्रिंसिपल बिकॉज आवर प्रिंसिपल हैज रिटायर्ड। ठीक है, तो अब क्या होएगा? सारे टीचर्स जो भी उसमें लिख दिया, पीपल विद दिस क्वालिफिकेशन प्लीज अप्लाई। तो लोगों ने अप्लाई भी किया, एक प्रिंसिपल को चूज कर लिया। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ? वो टीचर, वो प्रिंसिपल भी किसी के साथ निकल लिया, भाग लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? न्यूज़पेपर में फिर एडवर्टाइजमेंट आ गया कि XYZ स्कूल लिमिटेड इज सॉरी XYZ पब्लिक स्कूल इज अगेन लुकिंग फॉर अ प्रिंसिपल फॉर प्रिंसिपल फॉर दिस ब्रांच एंड दिस पीपल कैन अप्लाई। अभी भी बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और स्कूल ने एक और चूज कर दिया, उसको रखा, वो भी थोड़े दिन बाद भाग गया। अब तीसरी बार जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आएगा तो व्हाट डू यू थिंक कि कौन अप्लाई करेंगे? लोग अप्लाई करेंगे या फिर पेरेंट्स अप्लाई करेंगे? भैया हमें स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना जहाँ प्रिंसिपल ही नहीं टिकता, जहाँ पे कोई प्रिंसिपल ही भाग लेता है बच्चों के साथ, या यहाँ पे या वहां पे। कहने का मतलब क्या है? हेजल, एना और आद्या और सब बच्चों की डेफिनेशन में एक चीज कम थी। आपने ये तो बोल दिया पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, टेलिंग देम विद द अबाउट द जॉब रिक्वायरमेंट एंड फिलिंग द वैकेंसी, लेकिन आप में से किसी ने ये नहीं बोला and keeping them on their position for a period। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ एक वेकेंट पोजीशन को फिल करना नहीं होता, हमें वो सारा स्टेप्स लेने होते हैं जिससे कि जो हमारा स्टाफ है वो उस पोजीशन पे रहे। अगर आपकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उन्होंने एक पोस्ट के लिए एक बंदे को रखा, फिर वो थोड़े दिन बाद उसको निकाल दिया, फिर किसी को रख लिया, फिर निकाल दिया, फिर किसी को रख लिया, फिर निकाल दिया। इससे ये स्टाफिंग नहीं है। स्टाफिंग का मतलब होता है आप टाइम लगाओ, एक अच्छे बंदे को चूज करो, लेकिन उसको फिर अपनी पोजीशन पे टिकने का मौका दो, या फिर एक ऐसे बंदे को चूज करो जो अपनी पोजीशन में टिका रहे फॉर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप बार बार एक बंदा रखोगे, निकालोगे, लोगों को बच्चे एक पर्सन को, एम्प्लॉय को निकालोगे, रखोगे, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपका टाइम भी वेस्ट होएगा, जो एम्प्लॉय है वो स्पेशलाइजेशन भी गेन नहीं कर पाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुडविल खराब होएगी। क्या होएगा भाई? कुछ तो गड़बड़ है, और ये कंपनी ही ऐसी है जो अपने एम्प्लॉयज को क्या नहीं कर पाती? रिटेन नहीं कर पाती। तो अगर हम स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या होगी? अभी नोट्स नहीं ओपन, नोट से नहीं देखोगे, अभी यहां से देखोगे जो मैं लिख रहा हूं। स्टाफिंग का क्या मतलब हुआ? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो स्टाफिंग का मतलब हुआ, इट इज अ फंक्शन ऑफ, इट इज द फंक्शन ऑफ, अभी नोट्स में नहीं देखेंगे, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग, जो आप लोगों ने बोला ऑफ फिलिंग, और ये आप लोगों ने मिस किया, एंड कीपिंग फिल्ड, एंड कीपिंग फिल्ड, ये चीज आप लोगों ने मिस की। द वेरियस द वेरियस वेकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया बच्चों क्या गलती कर रहे थे आप? आपने बिल्कुल सही बोला। इसके अलावा आपने जो बोला, शायद उन्होंने बोला था हेजल ने, कि पुटिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, वो सब ठीक है, वो सब डेफिनेशंस आपकी ओके है, लेकिन सही डेफिनेशन ये है आपकी, इट इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल द वेरियस वेकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन नंबर 1 है। हम अभी इसकी एक और डेफिनेशन करेंगे, लेकिन वो मैं करूंगा क्लास के एंड होने से 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले। तो अभी आप इस डेफिनेशन को याद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस वेकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, याद हो जाएगी जल्दी से।
इट इज अ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इट इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ, या इट इज अ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस वेकेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से याद करिए, तो एक ही लाइन की है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हो गई? चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ, तो अगर ये प्रोसेस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स होंगे, यस और नो? अगर ये प्रोसेस है तो स्टेप्स होंगे। तो आइए अब मैं आपके सामने इस प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहा हूं, और मैं ना आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा। हंसना मत, ये थोड़ा सा मैंने अपने ऊपर बनाई है, ठीक है? तो हंसना मत, थोड़ा सा फनी सी स्टोरी बनाई है। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब मैं, मान ली 4-5 साल पहले की बात ले लेते, जब मैं अपने करियर में सेट हो चुका था, ठीक है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो चुका था, और मेरी 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो चुकी थी, और मैं बड़ा अच्छे से मतलब घर वर भी संभाल रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को बैठे बैठे क्या होता है, अब जब बच्चा लग गया काम धंधे पे तो क्या होता है कि बेटा अब शादी कर ले। तो मेरे पापा मम्मी को भी यही चुल मची कि बेटा अब तो शादी कर ले। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, देखो हम बड़े वो है लिबरल माइंडेड फैमिली है, तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि बेटा देख, अगर तो तेरे पास कोई है, ठीक है, अगर तो तेरी कोई बंदी बंदी है, हम तो ऐसी बात करते हैं, तो वो लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो नथिंग प्रॉब्लम, तो वो लिया, हम बस शादी करा देते तेरी। और अगर तेरे को लगता है कि भैया तू किसी लायक नहीं निकला, तो हम ढूंढ देंगे तेरे लिए, तो यही हुआ ना, या तो तू ढूंढ ले या मैं। तो मैंने अपने पापा मम्मी से टाइम मांगा, मैंने कहा पापा देखो ऐसा है, ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही निखट्टा रह गया, लाइफ में निखट्टू रह गया, है मेरी बंदी, लेकिन आपकी बहू बनाने के लायक है कि नहीं, वो जरा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। देखो गर्लफ्रेंड तो बना लेते हैं ना हम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बन जाते हैं, लेकिन बहू इज अ बिग थिंग। तो आप मुझे जरा 2 मिनट का टाइम दो, जरा मैं माइंड को सेट करूं, जरा मैं देखूं कि उसको वाइफ बनाने में मतलब वो सेट हो पाएगी घर में या नहीं हो पाएगी। तो ये था, तो मैंने क्या किया, मैंने एस्टिमेशन किया, पहले तो मैंने दिमाग लगाया कि मेरे को शादी कितने से कितनों लड़कियों से करनी है, ठीक है? तो पता चला चाहते ना चाहते हुए भी एक ही लड़की से शादी कर सकते हो आप, यही हमारे भारत की वो रीत है। तो ठीक है जी, एक लड़की से शादी करनी है। फिर मैंने देखा कि क्या है कोई बंदी जिसको मैं अपने साथ वाइफ बना सकता हूँ। तो अब देखो, अब मैं हो गया, थोड़े बाल उड़ गए, मोटा हो गया, लेकिन 4-5 साल पहले मैं ठीक लगता था, मैं देखने में भी अच्छा लगता था, बहुत पतला होता था। अब ये कह लो बस बढ़ गई, एज हो गई, बच्चा हो गया, तो हम भी फूल गए। तो पॉइंट क्या है, पहले मैं पतला सा था और मेरी थी बंदी थी, 2 बंदियां थी। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि इस बंदी को अगर मैं वाइफ बनाता हूं तो क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। तो पता चला भैया ये बंदी सही है, ये वाइफ बनने के लायक नहीं है, ठीक है, नो ऑफेंस, नो ऑफेंस, बंदी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये घर में सेट नहीं हो सकते, तो कांटा लग गया पहली पे। और दूसरी को जब मैंने सोचा कि ये बंदी बन सकती है, तो भी पता चला कि नहीं यार, ये फैमिली में सेट नहीं हो पाएगा, मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो। तो इससे पता चला कि मैं जो इतना बोस्ट करता था कि मेरी तो बंदी है, आई एम एक्चुअली अंडरस्टाफ्ड, मेरे पास कोई बंदी नहीं है जिससे मैं शादी कर सकता हूं। तो मैंने हाय के पापा मम्मी को टास्क दिया कि पापा मम्मी अब आप जाओ शादी.com पे, जीवनसाथी.com पे, भारत मैट्रिमोनी.com पे, इंडिया मैरिज.com पे, और आप ही मेरे लिए ढूंढ दो, आपका बेटा तो बिल्कुल ही निखट्टा रह गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है उसके पास। तो हमने पहला स्टेप क्या लिया, हमने सबसे पहले एस्टिमेट किया व्हाट आर द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एक कंपनी को कितने लोग चाहिए। यहाँ पे मैन पावर का मतलब मेरे केस में वुमेन पावर ही है, कि आप मैन पावर समझ लो कि सर आप गे हो, ऐसा नहीं है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब ये था कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। अगर अब मैं इसको कंपनी से रिलेट करूं तो सबसे पहले कंपनी क्या देखती है, सबसे पहले मैं आपको स्टोरीज के साथ ही समझाऊंगा और साइड बाय साइड लिखता भी रहूंगा। सबसे पहले कंपनी क्या डिसाइड करने की कोशिश करती है कि उनको कितने लोगों की जरूरत है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा, सबसे पहले कंपनी का फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, अभी आप बुक्स में नहीं देखोगे, अभी आप यही देखोगे। फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसको करने के लिए जैसा आपने देखा होगा मेरा एग्जांपल, मैंने 2 तरीके के वो किए, एनालिसिस किए। पहला एनालिसिस कौन सा किया कि मेरे को कितने लोगों की जरूरत है, मेरे को कितने लोगों से शादी करनी है। तो पहला तो ये था वर्कलोड एनालिसिस, और दूसरा क्या था कि मेरे पास है क्या कोई जिससे मैं शादी कर सकता हूं, वर्कफोर्स एनालिसिस। तो ऐसे ही कंपनी भी करती है, वर्कलोड एनालिसिस में कंपनी ये देखती है कि उनको कितने लोगों की जरूरत है। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके पास एक सॉफ्टवेयर बनाने का टास्क आया, कि एक प्रोजेक्ट आया, तो उसने देखा कि इस सॉफ्टवेयर के लिए हमें 3 प्रोग्रामर्स चाहिए,
एक हमें फाइनेंस का बंदा चाहिए, एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, एक हमें इस तरीके का बंदा चाहिए। तो उन्होंने ये डिसाइड देखा कि हमें ऐसे 5 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने अपना एनालिसिस किया कि मुझे, कंपनी ने एनालिसिस किया कि मुझे 3 तो प्रोग्रामर्स चाहिए, एक मेरे को सीए चाहिए क्योंकि बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे, एक हमें XYZ क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए। तो ये उन्होंने अपना एनालिसिस किया। फिर उन्होंने देखा कि एक प्रोग्रामर अभी कंपनी में है जिसके पास कोई अभी प्रोजेक्ट नहीं है, तो एक है सीए उनके पास नहीं है और ये भी बंदा नहीं है। तो इससे उनको पता चल गया कि उनको 2 प्रोग्रामर्स और सिलेक्ट करने पड़ेंगे, एक उनको सीए और रखना पड़ेगा और एक जो भी एक क्वालिफिकेशन है ये रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है, द नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। हम ना इसमें हमेशा कंफ्यूजन कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं इसको, ठीक है, ये बहुत बार 1 मार्कर में आता है। और वर्कफोर्स एनालिसिस क्या बताता है, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल अवेलेबल, नंबर एंड टाइप ऑफ पीपल अवेलेबल कितने हैं कंपनी के पास, ठीक है ना। अगर देखो जितने चाहिए उतने ही है तब तो बात ही खत्म हो गई, अगर कम है तो आपको रखने पड़ेंगे, अगर ज्यादा है तो आपको निकालने भी पड़ सकते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करके कंपनी को क्या पता चलता है कि कंपनी ओवर स्टाफ्ड है या फिर अंडर स्टाफ्ड है या फिर ऑप्टिमली स्टाफ्ड है। अगर कंपनी ऑप्टिमली स्टाफ्ड है, जितने चाहिए उतने ही है, तब तो बात ही खत्म हो गई, तब तो ये प्रोसेस ही खत्म हो गया। लेकिन अगर कंपनी अंडर स्टाफ्ड है तो हमें और लोगों को रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम 2 तरीके के एनालिसिस करते हैं। पहला वर्कलोड एनालिसिस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, और दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चलिए अब मेरे एग्जांपल पर, जब मैंने पापा मम्मी को ये टास्क दिया कि भैया आप ही चूज करो, अब ये बताओ मेरे को, सब बताना कि आपके हिसाब से कितने लोगों को अब ये बात पता है कि राहुल गुप्ता द बैचलर ऑफ दिस कंट्री, उसको शादी करनी है। अब ये बात किस किस लोगों को पता है, बताइए किसको पता है ये बात। सर आपके पेरेंट्स। मेरे को और मेरे मम्मी पापा को, लेकिन अभी सबको तो नहीं पता। अब ये जो गर्ल्स है जिनको शादी करनी है मेरे से, तो उनको तो बतानी पड़ेगी ना ये बात। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये बात को फैलाऊंगा। तो मैंने अपने लोकल पंडित को बोल दिया कि भैया अब मेरे पापा ने बोल दिया मम्मी ने कि अब हमारा बेटा शादी करना चाहता है, अब तुम देखो कोई अच्छी सी लड़की देखो। अच्छा हमने क्या किया, हमने जीवनसाथी.com पे अपना वो बना दिया, प्रोफाइल बना दी, और हो सकता है हम न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे दे। तो न्यूज़पेपर में मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया, हाय गर्ल्स, गुड न्यूज, ठीक है, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। राहुल गुप्ता सीए, राहुल गुप्ता सीए बीकॉम एमकॉम, बीकॉम ऑनर्स एमकॉम, द फेमस बैचलर इज फाइनली हैज मेड अप हिज माइंड टू गेट मैरिड। या you heard it right, he is getting married. If you want to marry him, if you want to become Mrs Gupta, please send your resume at rahulwantstogetmarried@gmail.com, ठीक है। तो हमने इस तरीके का ईमेल आईडी बना दिया। अब ये मैंने क्या किया, मुझे ये बताइए, ये मैंने क्या किया। मुझे पता है आपके मन में क्या आ रहा है, आपके मन में आ तो वो गाली रही है लेकिन वो नहीं देनी। तो ये मैंने क्या किया बताइए, ये मैंने लोगों को क्या अट्रैक्ट किया, किसको, एडवर्टाइज, एक एडवर्टाइजमेंट दिया, बिल्कुल सही। तो मैंने ये न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, जिससे मैंने बताया लोगों को कि भैया मैं शादी करना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है कि आप भी शादी करना चाहते हो और हमारी जोड़ी बनेगी, तो आप अपना अपना वो बायोडाटा मेरे तक भेजो। समझ में आया। तो यही चीज कंपनी करती है। अब कंपनी को पता है कि उसको 2 प्रोग्रामर की जरूरत है, एक सीए की जरूरत है, एक और क्वालिफिकेशन के बंदे की जरूरत है। लेकिन दुनिया को तो नहीं पता ना ये बात। तो दुनिया को बताने के लिए वो क्या करेगी, वो न्यूज़पेपर में, टीवी पे और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो और जगह होती है, उनको ये क्या देगी, एडवर्टीजमेंट देगी, और लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि जो भी लोग हैं आप अपनी एप्लीकेशन हमें भेजिए। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिक्रूटमेंट। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हो गया, हमारा सेकंड स्टेप हो गया रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ, मैं लिख नहीं रहा, मैं बस बोल रहा हूं, ऑफ attracting people, of stimulating people to apply for the vacant positions in the organization। एक बात बताइए, आपके हिसाब से ये पॉजिटिव प्रोसेस है या फिर नेगेटिव प्रोसेस है? आप मुझे सोच के बताइए, ये पॉजिटिव प्रोसेस माना जाएगा कि नेगेटिव माना जाएगा? पॉजिटिव सर, पॉजिटिव।
वाई पॉजिटिव? क्योंकि सर हम नेगेटिव भी इसमें हो किसी सकता को है। भी रिजेक्ट नहीं कर रहे, जिसकी भी एप्लीकेशन आ रही है हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस आए, क्योंकि जब मैक्सिमम एप्लीकेशंस आएगी तो चॉइस भी तो अच्छी होगी ना। जब ज्यादा एप्लीकेशंस आएगी तो चॉइस भी अच्छी होगी। अगर मान लीजिए एक ही एप्लीकेशन आ गई तो चॉइस भी तो अच्छी थोड़ी ना होगी, ज्यादा एप्लीकेशन आएगी तो चॉइस भी अच्छी होगी। तो इस पर हम सबकी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस माना गया है। देखो बच्चों जी, जगनूर हो गए, ऐना हो गई, गर्वित हो गए, आदित्य हो गए, सहज हो गए, आपको पता ही है मैंने आपका नाम क्यों लिया है, प्लीज अपने आप कर लीजिए ऑन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हो गया। अब एक बात बताओ, आप बिलीव नहीं करोगे, सुंदर पिचाई का फोन आ गया। राहुल सर व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोल दिया आपने, हमारा तो जीमेल का सर्वर ही क्रैश हो गया, इतनी एप्लीकेशंस आ गई। चलो ये हुआ, सच्ची में कुछ नहीं आया था, ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या होएगा, अब मान लीजिए मेरे पास आ गई, मान लीजिए मैं एक रीजनेबल फिगर रखता हूं, लेट अस अज्यूम 100 एप्लीकेशंस आ गई। चलो ये भी ज्यादा हो गया, लेट अस अज्यूम 10 एप्लीकेशंस आ गई। अब इन 10 से भी तो मैं नहीं शादी नहीं कर सकता ना, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से एक को चूज करना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप क्या हो गया हमारा, सिलेक्शन। थर्ड स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन। तो वही चीज कंपनी करती है, जब कंपनी के पास एक पोस्ट के लिए 50 लोगों की एप्लीकेशन आ गई, वो ना चाहते हुए भी उनको एक ही को चूज करना है, और वो एक होना चाहिए दी बेस्ट। तो अब कंपनी क्या करती है, एक पूरा उनका टेस्ट होते हैं, उनसे मिला जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उनसे काम करवा के देखा जाता है, हर तरीके के काम से कंपनी अपने लिए एक बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करती है। अब एक बात बताइए, आपके हिसाब से सिलेक्शन क्या हुआ, एक नेगेटिव प्रोसेस हुआ कि एक पॉजिटिव प्रोसेस हुआ, बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोसेस हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव प्रोसेस नेगेटिव। क्योंकि अब रिजेक्शन होती है। नेगेटिव हुआ ना। अब जैसे मैंने कहा कि 100 एप्लीकेशन आई और मैंने एक चूज कर दी, तो 99 गर्ल्स का तो हार्ट ब्रेक हो गया ना फाइनली, ठीक है, कि अब हम ये नहीं बन पाएंगे, हमारा तो सारे सपने खत्म हो गए, मिसिस गुप्ता बनने के। चलो जोक्स था ये थोड़ा सा, तो उनके तो मतलब कुछ ने तो सुसाइड ही कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि जिसको जॉब नहीं मिला उसके लिए तो अब ये नेगेटिव ही रहा, जिसको मिल गया हाँ उसके लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिसको जॉब नहीं मिला उसके लिए तो ये नेगेटिव है ना। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हमारा हो गया सिलेक्शन, व्हिच इज अ नेगेटिव प्रोसेस। और आपने बिल्कुल ही ठीक बताया व्हाई इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। अरे ये क्या हो जाता है यार, ठंड में ना ये भी कांपने लग जाता है, ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। अब बच्चों मेरे को नहीं पता आप में से कितने लोग बनिए हो, और शायद पंजाबी में भी होता हो, हमारे ना इंडिया में बड़ी अच्छी रस्में होती है शादी होने के बाद। अब जैसे जैसे मान लो मेरी शादी हो गई, जैसे जैसे शादी हो गई, अब क्या होता है अगले दिन जो घर की ब्राइड होती है वो फर्स्ट डे घर आती है। तो क्या होता है, कुछ इन बनियों में तो होता है, शायद आप लोगों ने देखा भी हो, बनियों में ना कुछ गेम्स होते हैं जो ब्राइड एंड ग्रूम खेलते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आप भी एंजॉय करना। तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहला होता है कि जो ननद होती है घर की या सासू माँ होती है, वो उसको बताती है जो नई दुल्हन आई है कि बेटा देखो आज से ये तुम्हारा घर है। वो पहले कलश गिराते हैं ना, वहां पैरों से कलश गिराते हैं, फिर वो घर देखो बेटा ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है, यहाँ पे अभी तुम नहीं आओगे, 2-3 दिन बाद तुम्हें बुलाया जाएगा। फिर ये तुम्हारे ये मेरा मेरे और तुम्हारे फादर इन लॉ का कमरा है, ये तुम्हारे देवर का कमरा है, और ये तुम्हारा प्ले ग्राउंड है जहाँ पे तुम और तुम्हारे पति खेलेंगे। और सॉरी 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 जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे तुम और तुम्हारे पति एंजॉय करेंगे बेसिकली। तो पॉइंट ये है, ठीक है, तो ये उन्होंने सारा बताया। ये क्या हो रहा है, उनको प्लेस करे, हम उसको प्लेस करें ऑर्गेनाइजेशन घर पे कि ये आपकी जगह है। और कुछ गेम्स होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, वो हाथ में वो कुछ बांध लेते हैं ना, कलावा सा बांध लेते हैं, फिर वो हस्बैंड वाइफ खोलते हैं वो कलावा, और जो सबसे पहले खोल देता है वो जीत जाता है। फिर वो एक वो रिंग्स होती है, उसको दूध में डाल देते हैं, फिर वो रिंग्स ढूंढनी होती है, फिर बोला जाता है जिसने निकाल ली रिंग वो उसका राज चलेगा घर पे। ये सब क्या होता है बेसिकली एक बात। अच्छा देवर जो होता है ना, घर का देवर, वो मतलब बनियों में तो होता है, मुझे आपका नहीं पता। वो ना जो ब्राइड है, वो पूछना आप लोग, वो उसकी गोदी में आके बैठता है, और फिर क्या होता है, फिर ना वो दुल्हन भागती है, उसको मारती है डंडी से। इस टाइम पे ना लड़के की बहुत कलपरी होती है पति की, वो सोच रहा है बेटा अभी तक तो मैं भी नहीं बैठा और तू पहले आके बैठ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके के गेम्स होते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, ये सब गेम्स ये जो गंदी हरकतें, चिंदी हरकतें क्यों की जाती है? व्हाई आर यू मेकिंग दिस गेम्स? ये क्यों हो रहे हैं बताओ, कोई कोई आंसर देना चाहेगा कि ये गेम्स क्यों खेले जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में? बताओ यार, इतनी शर्म आने की क्या बात है?
होते हैं, सबने देखे भी होंगे। ये इसलिए खेले जाते हैं क्योंकि वाइफ को, जो नई दुल्हन आई है, उसको ये लगे कि ये भी मेरे जैसे ही है, हम ये लोग भी मेरे जैसे ही हैं, और हम लोग एक ही फैमिली के वो है, पार्ट है, और एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो एक बार होता क्या है, बेसिकली जो ब्रेकिंग द आइस होती है, तो वो होता है कि फैमिलियराइज हो जाए, सबसे वो मिल सके, सबको वो अपना अपना समझ सके, उसको ये ना लगे कि मैं कोई आउटसाइडर हूं। तो ये फोर्थ स्टेप हुआ। यही चीज कंपनी में होती है। जैसे ही न्यू लोग ज्वाइन करते हैं कंपनी में, उनको प्लेस किया जाता है, कि जो एचआर मैनेजर होता है वो बताते हैं कि ये अब आपका केबिन है, या ये आपका डेस्क है, आप यहाँ पे अपना काम करोगे। फिर एक ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? फैमिलियराइजिंग। उसको मिलवाया जाता है कंपनी में, ये आपके सीनियर्स है, ये आपके जूनियर्स है, ये कॉन्फ्रेंस रूम है, ये आपका कैंटीन है, ये वॉशरूम है, ये है, या इस तरीके से, जिससे उसको भी लगे कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं उस कंपनी में, मैं भी इस कंपनी का पार्ट हूं। बच्चों, एक चीज तो आप मानोगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर मान लीजिए एक नए बंदे ने कंपनी ज्वाइन की, और पहले दिन ही जूनियर्स ने उसके साथ बड़ा ही गंदे तरीके से बर्ताव किया, कि कंपनी का जो जूनियर है, उसका जो जूनियर है, उसी ने उसको तू तड़ाके से बड़ी गंदी तरीके से बात की, तो वो तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ेगा ना उसके ऊपर। लेकिन पहले दिन अगर उसके जो सीनियर्स है या उसके जूनियर्स है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात की, और उसको बिल्कुल ही एक फैमिली जैसा फील कराया, तो वो भी उसको अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझेगा। तो ये जो ओरिएंटेशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे मैंने अपने एग्जांपल दिया, घर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रेंड आता है, या कोई भी आपके घर में कोई नया मेंबर आता है, कुछ भी होता है, तो आपको उसको एक फैमिलियराइज कराना है, उसको अपना एक उसको फील कराना है कि ये घर भी आपका उतना आपका है जितना ये मेरा है। अदरवाइज वो आइसोलेटेड ही, वो निग्लेक्टेड ही फील करेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है ना? तो इसमें दो चीजें मैंने बोली। पहला तो मैंने बोला कि उसको उसकी पोजीशन बताना, कि आपकी कंपनी में पोजीशन क्या है। ठीक है ना? पहला तो मैंने आपको बोला कि उसको उसकी पोजीशन बताना, प्लेसमेंट। और दूसरा मैंने आपको बोला कि उसको फैमिलियराइज कराना और लोगों से। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन के बाद अब क्या होगा? ओके, अब क्या हुआ? अब हम उसको क्या करेंगे? अब देखो बच्चों, आपको पता ही है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए। देखो, खाना, आप लोगों भी शायद चाय कॉफी पीते हो, तो चाय कॉफी का ना एक मैं बहुत ज्यादा टी लवर हूँ, मैं बहुत ज्यादा चाय पीता हूँ। तो एक चीज मैंने नोटिस की चाय के बारे में, कि आप चाहे कितनी चाय पी लो, चाहे आप चायोस की चाय पी लो, चाहे आप सीसीडी में जाके कॉफी पी लो, या चाय और कॉफी, ये अपने घर की ही अच्छी लगती है। कुछ भी कर लो, शायद आप लोगों ने भी इस चीज को फील किया हो। तो ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि जो मेरे घर पे जो आई, मेरी वाइफ जो आई, उसके घर में खाना खाने का एक टेस्ट एक था, मतलब वो लेस स्पाइसी फूड खाते थे, हम बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, या उल्टा हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब वो इधर आके अगर रह रही है, वो यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा सा वो एडजस्ट करे, थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे, तो हो सकता है ना कुछ ऐसी चीजें हो जो उनको सिखानी पड़े। तो मेरे मतलब मान लीजिए मेरी मम्मी ने या मेरे और किसी ने घर में उनको सिखा दिया कि तुम ना खाने को ना हम इस तरीके से खाते हैं, तो तुम थोड़ा सा इस तरीके से बना लिया करना घर पे। तो ये क्या हुई उसकी? ये हुई उसकी ट्रेनिंग। हमने उसको थोड़ा सा ट्रेन किया कि अब आप काम को थोड़ा सा काम इस तरीके से किया करिए, यहाँ पे सब इस तरीके से खाते हैं, या आपके जो फादर इन लॉ है वो ऐसे खाते हैं। तो ये जो होती है ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही कंपनी में हर कंपनी का काम करने का तरीका अपना अलग होता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्रोग्रामर है, एक, या मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं सीए हूँ। तो मैंने जब सीए किया, मैंने एक फर्म ज्वाइन की, तो मुझे वहां पे ट्रेनिंग दी गई कि आपको ऑडिट अब से ऐसे करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे ऑडिट करना नहीं आता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे ऑडिट करना आता है, लेकिन मुझे उनके हिसाब से ऑडिट करना नहीं आता, क्योंकि वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उन्होंने मुझे थोड़ी छोटी सी ट्रेनिंग दे दी, 1 मंथ की या 10 दिन की, कि आप इस तरीके से सीखो। ऐसे ही मान लो एक प्रोग्रामर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने कंपनी, जब वो कॉलेज में था, तो उसने एक सी लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, या C++ में सीखा, जो भी होती है। अब उसने इन्फोसिस ज्वाइन की। इन्फोसिस ने अपना ही एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसपे वो प्रोग्रामिंग करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर तो किसी ने बाहर नहीं सीखा ना, वो उसको एम्प्लॉइज को ही सिखाया जाता है। तो उसने अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कंपनीज भी क्या करती है अपने एम्प्लॉइज की? नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी आप ये मान लीजिए कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ही चीज है। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा कि इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पहले मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, अब आगे चलते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गई,
अब क्या हुआ, अब मेरी वाइफ से बनवाया खाना, ठीक है, फिर क्या हुआ, घर वालों ने देखा, हाँ बहुत, देखो नॉर्मल, इसको ये मत समझना कि हम बड़े गंदे एमसीवी लोग, ऐसे नहीं है, मेल शोविनिस्टिक टाइप चीजें नहीं है, ऐसा ही होता है। उनसे बनवाया, फिर देखा, हाँ सबने बड़ा, उसको पहली बार उन्होंने खाना बनाया तो सबने देखा, हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया है सब कुछ। तो ऐसे ही क्या हुआ, कंपनी को, आपने कंपनी को ज्वाइन किया, आपसे काम करवाया, आपको आपका पहला प्रोजेक्ट दिया, आपने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो आपके मैनेजर ने आपको क्या किया, इवैल्यूएट किया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन के लिए एक अच्छा वर्ड होता है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय है जो प्रमोशन डिजर्व करता है, कौन सा एम्प्लॉय है जो अच्छा परफॉर्म नहीं करा और उसको हम डिमोट करना चाहिए उसको, और कौन सा एम्प्लॉय है जो मेहनत कर रहा है लेकिन वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा, क्योंकि हो सकता है आपने उसको गलत डिपार्टमेंट में रख दिया। अब मैं सीए हूं, मैं फाइनेंस का बंदा हूं, अगर आप मुझे मार्केटिंग में डाल दोगे तो मैं मेहनती हूं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कभी भी मार्केटिंग में रिजल्ट नहीं ला पाऊंगा। तो हो सकता है कि आपने बंदे को डिपार्टमेंट ही गलत दे रखा हो। तो अप्रेजल से हमें तीन चीजें पता चलती है, कौन सा एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए अब तैयार हो चुका है, कौन सा बंदा है जो सिर्फ रिसोर्सेज वेस्ट कर रहा है, इसको डिमोट किया जाए, और कौन सा बंदा है जिसको ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करा लेकिन ये दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अब जैसे मेरे घर में धीरे धीरे टाइम पास हुआ, मम्मी पापा, मतलब हमारी फैमिली सेट हो गई। अब मम्मी पापा नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, एक दिन बुलाएंगे ना मुझको भी और बहू को भी बुला लेंगे, आ जाओ बेटा, बेटा अब क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें इतना बड़ा कमरा दिया, तुम्हें इतना आराम से तुम्हें टाइम दिया, हनीमून पे भेजा, अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे को हम लोगों को दादा दादी बना देना चाहिए, अब तुम्हारे को ऐसा नहीं लगता कि किलकारी गूंजनी चाहिए घर पे, अब तुम जरा प्रमोट हो जाओ, तुम अभी हस्बैंड वाइफ से मम्मी पापा की पोजीशन पे आ जाओ, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया, ऐसे ही कंपनी में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। तो नेक्स्ट स्टेज हमारी क्या हो गई, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जिसमें बेसिकली मैंने जो भी आपको बोला कि जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, प्रमोट कर देंगे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करे उसको हम क्या करेंगे, डिमोट कर देंगे, और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि मेहनत तो कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहा, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। फाइनली क्या होता है कि आपको कॉम्पनसेशन देनी होती है अपने एम्प्लॉयज को। तो लास्ट स्टेज क्या हो गई हमारी, लास्ट स्टेज हो गई हमारी कॉम्पनसेशन। तो ये हमारा हो गया 8 स्टेप्स का प्रोसीजर। पहले तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये ब्रॉडली सारे समझ में आ गए, कोई डाउट तो नहीं है किसी के मन में, ठीक है। तो अब आइए पहले हम इसकी हेडिंग्स याद करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लैंग, फिर हम इसको रीड करेंगे। आज हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बस हमें यही करना है, इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो हम इसको रीड करेंगे अपने नोट से और हमारा आज का क्लास का काम हो जाएगा। तो आइए मैं इसका आपको स्लैंग बताता हूँ, वो भी मेरे को बना हुआ, थोड़ा फनी है, हंसना मत, ठीक है। चलिए, तो इसका स्लैंग मैंने बनाया है, बेटा पहले बता दो, हंसना मत, परफेक्टली, सॉरी, एलिगेंट राहुल सर, मैं थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूं, तो एलिगेंट, अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी आप सिर्फ याद करने की कोशिश करेंगे हेडिंग्स। राहुल सर इज परफेक्टली टैलेंटेड, अब टट्टू मत लिखना है, यहाँ पे टैलेंटेड ही लिखना है, परफेक्टली टैलेंटेड पर्सन प्रेजेंट इन द कंट्री, ठीक है, यही लिखना है आपको, कि आप लिख दो परफेक्टली टट्टू परसेंट प्रेजेंट इन द कंट्री। तो देखिए ई से क्या हो जाएगा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, आर से रिक्रूटमेंट, एस से सिलेक्शन, पी से प्लेसमेंट, टी से ट्रेनिंग, पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, पी से ही प्रमोशन, एंड सी से कॉम्पनसेशन। और जो शॉर्ट में लिखे वो सिर्फ एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए लिखे। मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ सिर्फ हेडिंग्स को याद करने के लिए, अभी आपको अंदर का कुछ याद नहीं करना, जल्दी से हेडिंग्स को याद करिए 5 मिनट्स के अंदर अंदर। जल्दी से हेडिंग से याद करिए 5 मिनट्स के अंदर अंदर। तो एक बार इसका स्लैंग वापस दिखा दो। स्लैंग में दिखा दीजिए।
हो गया बच्चों? स्लैंग मैं ये हटा रहा हूँ, अब जल्दी से याद करिए हेडिंग्स को। सर टैलेंटेड की बात क्या है? पर्सन प्रेजेंट इन द कंट्री। सारी हेडिंग्स याद करिए जल्दी से। अच्छा बच्चों, जब आप कल टेस्ट दो तीन चीजों का ध्यान रखना। पहले तो आपको ना लैंड्स वो पोर्ट्रेट मोड में देना। कुछ बच्चे लैंडस्केप मोड में लिखते हैं, वो ना थोड़ा चेक करने में दिक्कत आती है। पहली चीज पोर्ट्रेट, अपना पेपर के ऊपर नाम लिखना। नाम नहीं लिखते तो थोड़ा सा दिक्कत आती है चेक करने में। और अपना फाइल को सेव करना अपने नाम के साथ, 2 चीजें। तीसरी चीजें मैं आपको प्रेजेंटेशन की बता देता हूँ बच्चों। हर आंसर को नए पेज से स्टार्ट करिए। जो बड़े आंसर है ना 5 मार्क्स 4 मार्क्स, उनको नए पेज से स्टार्ट करिए। जो 1 मार्क्स है उनको सबको एक साथ लिखिए। मैं आपको 1-2 टिप्स देता हूँ, ये आप याद करते रहो। मैं आपको 1-2 टिप्स देता हूँ आज, ये ना आगे तक आपको बड़ी काम आएगी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपको बड़े क्वेश्चंस को कैसे प्रेजेंट करना होता है। बेटा देखो, ये आपकी शीट है। देखो ये आपकी शीट है। जो आपकी बोर्ड्स की बात होगी ना, अगर मैं आपकी बोर्ड्स की बात करूं ना, तो बोर्ड्स में आपका लेफ्ट साइड का मार्जिन होता है। लेकिन अभी तो नहीं होएगा, तो चाहे आप आज ही करके रख लो ये काम। आप 3-4 शीटों पे आप एक मार्जिन ड्रॉ करके रखो, लेफ्ट साइड में भी। ठीक है, अभी रात को ही करके सो सकते हो थोड़ी सी रजिस्टर शीट्स में। और आप राइट साइड में भी एक मार्जिन रखोगे, ज्यादा बड़ा नहीं कि आप यहाँ पे मार्जिन खींच दो, बस साइड में जैसे 2 फिंगर्स का मार्जिन होता है, 2 फिंगर्स का मार्जिन रखेंगे। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर राइट साइड में क्यों होता है मार्जिन, मैं बताता हूँ। लेफ्ट में क्यों होता है वो तो आपको पता ही है। राइट में मार्जिन इसलिए बनवाते हैं हम, और हम सीए में भी हमने ये चीज बनाई थी कि जब आपके टीचर चेक करते हैं ना बोर्ड का पेपर, तो वो जैसे मान लो ये आपका क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो वो मार्क्स यहीं लिख देगा। अगर मार्क्स यहाँ लिख के जाएगा ना, कभी कभी मिस हो जाते हैं मार्क्स, तो हमेशा हमें साइड में मार्जिन बनाना चाहिए कि टीचर ने चेक किया वो यहीं पे मार्क्स लिख दिया अपने। चलो, अब आपका जैसे मान लो आप नोट भी कर सकते हो, आपका आंसर नंबर 5 है, तो जनरली हम कहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं आंसर नंबर 5। यहाँ तो लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आपको ऐसे लिखना चाहिए, आंसर नंबर 5। अगर आपको लगे कि सर वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन आपको लगे सर इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होएगा, आई अंडरस्टैंड कि आपके पास टाइम कम होता है, तो आप लिख दीजिए आंसर नंबर 5 बीच में, बिल्कुल लाइन के बीच में आंसर नंबर 5। अगर आपको लगे सर इसमें भी लाइन टाइम कम लगे, मतलब ज्यादा लगे, तो आप A5 लिख दीजिए। मतलब आप बीच में लिखोगे, फिर यहां से अपना आंसर स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी, जब आपने कोई भी जब 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा, तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, छोटी सी 1-2 लाइन की आप इंट्रोडक्शन दोगे। और फिर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, तो आप फ्लो चार्ट बनाओगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना दिया, उसके बाद आप नीचे लिखोगे इन डिटेल्स। ठीक है, इन डिटेल्स। और आपने पहला जो पॉइंट लिखा, जैसे पहला पॉइंट लिखा, मान लीजिए कोई भी ले लो, जैसे मान लो परवेसिव है किसी चीज का पॉइंट, परवेसिव है, आपने परवेसिव लिखा, आपने इसको अंडरलाइन किया, आपने यहाँ पे 2 डॉट्स लिखी। ये जो लाइन बची आगे की, इस लाइन को आप छोड़ दोगे, इस लाइन को आप लीव कर दोगे, इधर आप नहीं लिखोगे। फिर आप नेक्स्ट लाइन से यहां से लिखना शुरू करोगे, पहला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉइंट के अंदर भी पॉइंट्स में लिखेंगे। ऐसे आपने मान लीजिए 1 2 या 3 पॉइंट्स आपने लिखे, ऐसे आपने सारे लिखे, और लास्ट में फिर आपने कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन में आपको कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी, बस आप ये, अगर आपको कोई डेफिनेशन याद है तो आप वो लिख दो, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप लिख सकते हो द अबव मेंशन्ड आर 5 इंपॉर्टेंस या 5 फीचर्स ऑफ दिस दिस दिस। बस आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जब आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डबल लाइन खींचनी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सब करने बैठ गए तो हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सब करने बैठ गए तो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस थोड़ी सी स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आप अभी से करोगे तभी बनेगी। अभी जो आपका जिस तरीके का पेपर अब आ रहा है ना, जिसमें आपके केस स्टडीज है प्लस आपके 1 मार्कर्स है, मैंने कभी नहीं सुना पिछले 2-3 सालों से कि कोई बच्चा ये कहे कि पेपर लेंथी था। लेंथी वाला पॉइंट अब खत्म हो गया है। यही देखो बच्चों, मैं आपको एक सच बात बताऊं, 95 मार्क्स लाना तो बहुत आसान है। 95 मार्क्स तो बहुत बच्चों के बीएसटी में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 95 के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हैं 100 से। ये जो रहा है ना, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम 95 टू 100, ये ही सबसे मुश्किल है। लेकिन आप लोगों ने एक अच्छा डिसीजन पहले ही ले लिया कि आपने डिसाइड कर लिया कि राहुल से ऐसे पढ़ना है, तो आपने तो पहले ही बहुत अच्छी चीज कर ली। लेकिन तब भी जो ये डिस्टेंस है, ये मुश्किल है, और इसी डिस्टेंस को मैं आपको साथ
कंप्लीट कराने के लिए बैठा हूं, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स देता रहूंगा टाइम टू टाइम, और उसको प्लीज आप फॉलो करिए। अच्छा, 1 मार्क का क्वेश्चन का एक बता देता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन को कभी भी, मतलब अगर 1 वर्ड में ही बन सकता है उसका आंसर, तब तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा 1 सेंटेंस में लिखिए, एक लाइन लिख के आइए और उसमें अपना जो मेन वर्ड है उसको हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए। अच्छा, कोई कलर पेन आपको यूज नहीं करने, कोई पेंसिल भी यूज नहीं करनी। मैं नहीं कह रहा पेंसिल यूज करो, आपके पास पेन है यही है, आपको ये नहीं करना कि मैं पहले सारा आंसर लिखूंगा, फिर मैं पूरा आंसर शीट को रीड करूंगा लास्ट में, फिर मैं आंसर इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करूंगा, इतना टाइम नहीं होता। साइड बाय साइड मार्क करते चलिए, बस यही। पेंसिल आपको सिर्फ लाइन खींचने के लिए करनी है, वो भी मार्जिन्स की, और आंसर खत्म होने के बाद, और सब आप अपने पेन से ही करेंगे। कोई कलर पेन नहीं, कोई हाइलाइटर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ब्लू पेन से आपको काम करना है। और मैं बॉल पेन रेकमेंड करता हूँ, वो आपकी चॉइस है कि आप बॉल पेन से करना चाहते हो कि जेल पेन से। मैं रेकमेंड करता हूँ बॉल पेन, ठीक है। ये थोड़ी सी टिप्स थी, मैं आपको और नेक्स्ट क्लासेस में और टिप्स दूंगा। अच्छा, अब आपका सबका हो गया, तो एक बार जल्दी से देखते हैं हमारा प्रोसेस क्या था। सबसे पहला स्टेप क्या था, ई से बताइए जल्दी से सब बच्चे, ई से क्या था? Estimating manpower manpower requirement. requirement. 2 तरीके के एनालिसिस होते थे, कौन सा नलिन बताएगा? वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स अच्छा बच्चों, सबके वीडियोस ऑफ हो रहे हैं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, जल्दी से ऑन करिए। अच्छा, सेकंड, उसके बाद स्टेप क्या होता था? दूसरा स्टेप क्या था? Recruitment. होता क्या है, तुम लोगों को ऐसी क्या चुल मचती है कि चलो सर भागे, हम भी वीडियो ऑफ कर दें, मुझे भी तो पता चले ना, ऐसा क्या होता है? बताओ, सच्ची बताओ, क्या होता है भाई? अक्षत, क्या हो जाता है ऐसा बार बार आपको भागना पड़ता है? क्या होता है ऐसा? मैं ऐसा कुछ, मतलब आप भी अपनी भी डिस्टर्बेंस करते हो, या ऐसा क्या कर रहे हो, कहां बैठे हुए हो जो आपको बार बार इस तरीके से वीडियोस ऑफ करने पड़ते हैं? ओके, सेकंड स्टेप बताइए जल्दी से। सेकंड स्टेप Selection. Recruitment. थर्ड स्टेप Selection. प्लेसमेंट and orientation. Orientation. Training and Training and development. development. Performance appraisal. सेवन स्टेप Promotion and career planning. एंड एट स्टेप Compensation. बात है मुझ में, ठीक है। तुम कुछ तो बात मैं अपनी लूंगा कि आपको क्लास में याद करा देता हूँ। देखो, तुम भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। चलिए बच्चों, अब आइए हम शुरू करते हैं, हम सिर्फ रीड करेंगे सब कुछ। कम टू पेज नंबर 6.1, जल्दी से आइए। सबसे पहले हम डेफिनेशन को मार्क करेंगे। स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ, बेटा आप ना बॉक्स बनाया करिए, जब भी आपको मैं कुछ मार्क करने को बोलूं ना, ऐसे आप बॉक्स बनाया करिए, और पेपर में भी बना सकते हैं आप ऐसा बॉक्स। देखिए, जैसे ऐसे आप एक बॉक्स बना के आया करिए, जैसे फिलिंग लिखा हुआ है तो आप फिलिंग का एक बॉक्स बना के आओ। मैं तो हमेशा ऐसे बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। पेपर में भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आप पेपर में नहीं बना सकते, पेपर में भी आप ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेरियस पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों आप देखो, इसके आगे जो मैंने आपको बोला था कि मैं सेकंड डेफिनेशन लास्ट में कराऊंगा, वो अब आ चुकी है। इस डेफिनेशन को अगर हम रीड करें तो देखना, नोटिस करना, दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्क, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली ये क्या है? ये सारे स्टेप्स ही तो है, ऐसा नो, ये सारे स्टेप्स लिख दिए। अगर मैं आपको पहले याद कराने की कोशिश करता तो आप नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अब आपको याद हो गए, तो आपको दोनों को मिला के ही डेफिनेशन लिखनी है, जहां आपसे डेफिनेशन पूरी लिखनी हो। जहां आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, कोई मेन क्वेश्चन कुछ और है 5 मार्क्स का 6 मार्क का, आप सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो, वहां आप एक छोटी लाइन भी लिख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड, वो भी चल जाएगा। जहां आपको पूरा डेफिनेशन लिखनी हो तो आप एक पूरी डेफिनेशन, समझ में आ गई बात? तो मैं सेकंड डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली याद होगी, इट इज अचीव्ड बाय, आप पूरा लिख दीजिए, एस्टिमेटिंग द मैनपावर रिक्वायरमेंट्स, कॉमा रिक्रूटमेंट, कॉमा सिलेक्शन, कॉमा प्लेसमेंट, कॉमा प्रमोशन, अप्रेजल, ये वो सारा, ठीक है। हो गया, समझ में आ गई बात? ओके बेटा, ये हो गई डेफिनेशन। सेकंड बॉक्स जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्टाफिंग इज अ फंक्शन व्हिच मींस पुटिंग पीपल टू जॉब। तो ये लाइन आ जाएगी और फिर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हिच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज हाइलाइटेड। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसे लाइन है जो बहुत बच्चे गलत इंटरप्रेट करते हैं। ये वैसे सच बताऊं तो ये लाइन मिस्टर नारायण मूर्ति, कौन थे ये नारायण मूर्ति, मतलब है कौन है, थे कौन, ये पोजीशन क्या थी इनकी? इन्फोसिस के Infosys director. तो मिस्टर नारायण, हाँ, मिस्टर नारायण मूर्ति ने एक लाइन बोली थी कि आई मेक श्योर दैट माय एसेट्स वॉक आउट ईच इवनिंग, एवरी इवनिंग, एंड दे कम बैक द नेक्स्ट डे। तो जैसे मैंने आपको शुरू में भी बोला, हेजल और एना को बोला कि हमारे एसेट्स है, मनी है हमारा, वो ठीक है, वो भी एक एसेट है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा एसेट क्या है कंपनी का? उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स रोज शाम को कंपनी से अब छोड़ के अपने घर जाता है,
ये आपको देखना है, ये मैनेजर को देखना है कि वो अगले दिन वापस आए। मैं अपनी बात करता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे एसेट्स हो, ठीक है ना, आप ही तो मेरे एसेट्स हो, आप ही से तो मेरा घर चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब आज आप क्लास ले ली, आज आप चले जाओगे, तो ये मुझे देखना है कि मैं क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाऊं कि आपको अगली क्लास में आने का भी मन करे। आज आप यहाँ से चलेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा क्लास में, आप कहीं और चले जाओगे, तो कुछ तो क्या हुआ। तो यही चीज कंपनी के साथ भी है। कंपनी के एसेट्स रोज शाम को अपने घर जाते हैं, लेकिन ये कंपनी को देखना है कि वो उनको कुछ इंसेंटिव दे कि वो अगले दिन वापस मुड़ के आए। तो ये स्टाफिंग फंक्शन के हाथ में ही है। जो स्टाफिंग मैनेजर है उसको देखना है कि जो उसके एम्प्लॉइज है वो कंपनी से छोड़ के जा तो रहे हैं, लेकिन वो वापस आने के लिए जा रहे हैं, ये नहीं कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये गलत इंटरप्रेट कर लेते बच्चों को, समझ नहीं आती। बेसिकली स्टाफिंग की बात हो रही है, उसमें स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस लिखनी होती है, बच्चों को ये 6 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये लाइन मिस्टर मूर्ति ने एक्चुअल रियल लाइफ में बोली थी। स्टाफिंग इज अ फंक्शन व्हिच मेक्स श्योर, मार्क करिए, दैट योर एसेट्स वॉक आउट एंड कम बैक द नेक्स्ट डे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये बड़ी अच्छी लाइन है, आप इस चैप्टर में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इट इज अ जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अलग जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है, वैसे ये भी एक फंक्शन है। बेटा इंपॉर्टेंस को हम आज नहीं रीड करेंगे। कम टू पेज नंबर 6.3, सीधा 6.3 पे आ जाइए। 6.4 पे बेसिकली वहां पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट है। आई होप कि आपने स्लैंग लिख लिया है, अगर नहीं लिखा तो एक बार स्लैंग लिख लीजिए यहाँ पे, और हम एक एक करके इसको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे ना, इस क्वेश्चन का कंटेंट बहुत ज्यादा है, यहां से शुरू हो रहा है यहां तक, और बहुत ज्यादा है कंटेंट। तो क्या होएगा, अगर पूरा प्रोसेस लिखने को आ जाए तो मैं इसको कट कराऊंगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस लिखने को आ जाए तो क्या क्या लिखना है। लेकिन अगर एक एक स्टेप लिखने को आएगा तो आपको पूरा पूरा लिखना है, जो जो मैंने उस स्टेप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए पहला बात करते हैं। The primary concern of staffing function is to determine the manpower requirements. Manpower may arise because in the following cases. कब कब चाहिए हमें लोग, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और रिप्लेस करने के लिए दोस्त हु हैव क्विट और ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, ठीक है। इन एनी केस फाइंडिंग द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर पूरा प्रोसेस लिखने को आ जाए तो इतना आप स्किप कर सकते हो, ये जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम स्किप कर सकते हैं अगर पूरा लिखने को आ जाए। अगर पूरा लिखने को आ जाए तो हम यहां से शुरू करेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर मीन्स, हाईलाइट करिए, नोइंग हाउ मेनी पर्संस एंड ऑफ व्हाट टाइप are required by an organization to perform various jobs. The understanding the manpower requirement necessitates two types of analysis, workload and workforce. Workload analysis के लेफ्ट में हिंदी में लिखिए कितने चाहिए, क्योंकि हम ये हमेशा गलती करते हैं। हिंदी में लिखिए कितने चाहिए, और वर्कफोर्स के लेफ्ट में हिंदी में लिखिए कितने ऑलरेडी है। अच्छा बच्चों, जो बच्चे क्लास में बैठे हैं आज, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, अगर आपने नहीं की तो, ठीक है। आइए रीड करते हैं। Workload analysis, it would enable an assessment of the number and type of human resource necessary, underline करिए, number and type of human resource necessary for the performance of various job. Workforce analysis, it would reveal the number and type available, underline करिए, available, so that it may be known whether the organization is overstaffed, understaffed or optimally staffed. अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर जब आप ऊपर का लिखना ही नहीं तो आपने क्यों रीड कराया। बेटा वो ना अलग से 1 मार्कर में आ सकता है कि why is मैन पावर रिक्वायरमेंट नेसेसरी, तो आपको पता होना चाहिए एबीसी पॉइंट्स, तो इस तरीके से पता होना चाहिए। जब आपको पूरा लिखना है तब आप इतना कंटेंट स्किप कर सकते हो, ठीक है। अ सिचुएशन ऑफ ओवरस्टाफिंग वुड नेसेसिटेट एम्प्लॉय रिमूवल, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ओवरस्टाफिंग हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं हम, या तो हम उसको रिमूव करेंगे या फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू सम अदर जॉब, अदरवाइज overstaffing will cause more play and less work. A situation of understaffing would necessitate the starting of the recruitment process. However, before this, manpower requirement needs to be translated into job requirements कि हमें कितने लोगों की जरूरत। समझ में आ गया पॉइंट सारा, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना समझ में आ गया। अब आइए बच्चों रिक्रूटमेंट पे। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लासेस में हमारा इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, 3 स्टेप, इस 8 स्टेप में से 3 स्टेप, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, इन 3 स्टेप्स को हम डिटेल में करेंगे। जैसे 2 क्लासेस रिक्रूटमेंट में लगेगी, 3 क्लासेस, 2 से 3, सिलेक्शन में 1 क्लास, ट्रेनिंग में 1 क्लास। तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कम टाइम लगा रहे हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मैंने बॉक्स में लिखी हुई है डेफिनेशन, सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। बेटा प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा प्रोस्पेक्टिव, कौन बताएगा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज का, इंटरेस्टेड, सूटेबल, हाँ सूटेबल कह लीजिए, ये कह लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, जो आगे जाके मेरे
एम्प्लॉइज बन सकते हैं। एंड स्टिमुलेट का मतलब क्या हुआ, उनको मोटिवेट करना कि आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए मुझको, ठीक है। तो हाँ। it is a positive process, underline करिए, which aims at attracting a number of candidates. The higher the number of candidates who apply for a job, the higher will be the possibility of getting the suitable employee. तो इसके बाद का आप कट कर दीजिए चाहे तो पैराग्राफ को, क्योंकि अभी रहने दीजिए, इसको हम जब डिटेल में करेंगे तब हमारे को ये सब वहीं पे रीड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम रहने देते हैं। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब, ठीक है। अंडरलाइन करिए, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस because in this process a candidate is required to take tests and interviews. Those who are able to successfully negotiate the test and the interviews are offered the employment contract. बेटा इसके बाद मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कि सिलेक्शन जो है वो दो पर्पसेस सर्व करता है। कौन बता सकता है बिना देखे कि सिलेक्शन जो स्टेप है उससे एक ऑर्गेनाइजेशन में दो पर्पस सर्व होते हैं? क्या हो सकते हैं वो दो पर्पस, कौन बता सकता है? बेस्ट एम्प्लॉइज मिले सर। सर एम्प्लॉइज जिसके अंदर कैलिबर है वही मिले। एक तो बहुत बढ़िया बोला जागृत ने कि कंपनी गेट्स द बेस्ट, कंपनी को बेस्ट पर्सन मिल जाता है, एक तो ये हो गया। और दूसरा पर्पस क्या हुआ, सोच के बताओ। जिसको सिलेक्ट किया है उसके भी तो उसका भी तो मोरल बूस्ट होएगा ना कि कंपनी ने 20 लोगों में से मुझको सिलेक्ट किया है, प्लस उस बंदे तक एक मैसेज पहुंच जाएगा कि भैया तू अकेला नहीं है, अगर तूने कुछ गलत परफॉर्मेंस की तो तेरे पीछे लाइन लगी हुई है। तो उसको ये पता चल जाएगा कि कितना सीरियसली उसको जॉब को परफॉर्म करना है, क्योंकि उसकी मतलब ये नहीं है कि उसके बाद कोई है ही नहीं। अगर उसने कहीं पे भी थोड़ा सा भी लैग किया अपनी परफॉर्मेंस में तो हम किसी और को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपको ना जब पूरा लिखने को आए तब आप इस चीज को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर अलग से पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिलेक्शन तो आपका आंसर क्या आएगा? इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स selection process serves two purposes, and what are these two purposes? First, it ensures that the organization gets the best, पहला तो ये, and second, it enhances the self-esteem and prestige of those selected and conveys to them the seriousness with which the job has to be performed, ठीक है। चलिए अब आइए प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि उस बंदे को उसकी जगह दिखाते हैं। प्लेसमेंट इज द रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन फॉर व्हिच ही हैज बीन सिलेक्टेड। डेफिनेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय एंड मेकिंग हिम फैमिलियराइज विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करिए इंट्रोड्यूसिंग, अंडरलाइन करिए फैमिलियराइजिंग। The employee's experiences during orientation forms his or her first expression. After placement, the employee is given a brief presentation about the company and is introduced to the superior, subordinate, etc. He's taken around the workplace and given the charge for the job. तो basically एक AV, एक कंपनी में ना एक वीडियो चलता है जिसमें कंपनी बताती है कि हमने कहां से कहां ग्रो किया, आज हमारे कितने एम्प्लॉइज है, हमारी क्या पॉलिसीज है अपने एम्प्लॉइज को लेके, हम कैसे प्रमोशन देती है। बेसिकली मतलब एम्प्लॉइज को कंपनी के बारे में बताया जाता है। आइए ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग के डेफिनेशन को हम डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द थ्री थिंग्स, अंडरलाइन करिए, एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज आर इंक्रीज्ड। एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटीज डिटेल में करेंगे बाद में। डेवलपमेंट रेफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइंड टू हेल्प द एम्प्लॉइज ग्रो इन ऑल रिस्पेक्ट। ब्रॉडली आपको पता ही है ट्रेनिंग जो होता है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट में होती है कि उसकी ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक है। हर एम्प्लॉय एक कंपनी में जॉब नहीं चाहता, एक करियर चाहता है। तो एक मैनेजर को देखना है कि वो उनको मौका दे आगे बढ़ने का, अपनी कंपनी में हर एम्प्लॉय को मौका दे आगे बढ़ने का। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आपने कंपनी ज्वाइन की, आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग देती रहेगी देती रहेगी देती रहेगी और धीरे 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 आप वो कॉर्पोरेट लैडर को चढ़ते रहोगे। तो मैनेजर्स को देखना है कि उनके एम्प्लॉइज को अच्छी ट्रेनिंग मिलती रहे टाइम टू टाइम और वो कंपनी में एक जॉब नहीं एक करियर बना के निकले। आजकल क्या होता है, हम ज्वाइन करते हैं थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं, लेकिन आप देखो आपके अगर मम्मी पापा जॉब में है, वर्किंग है, तो आप देखो उनको नोटिस करो वो 20-20, 30-30 सालों से कंपनी में रहते हैं, वो नहीं छोड़ते क्योंकि उनकी कंपनी में उनको डेवलपमेंट के चांसेस, प्रमोशन के चांसेस मिलते हैं। Every employee in an organization seeks not only a job but a career. He or she must have the opportunity to rise on the top. The organization should provide them with the opportunity by facilitate employee training in the house and training centers or getting the training at the institute. This is beneficial for the organization also. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस, बेटा वहां पे अप्रेजल का एक वर्ड का मतलब लिख लीजिए इवैल्यूएशन, लेकिन पेपर में आपको अप्रेजल ही लिखना है। Performance appraisal means evaluating an employee's current and past performance against certain predetermined standards. One mark की definition लिखनी भी आ जाती है। They are used for variety of purpose such as training, promotion, compensation.
प्रमोशन में हम 4 लाइनें बनाएंगे। ये जो पैराग्राफ है ना, इसको 4 लाइनों में लिखोगे आप मार्क भी कर सकते हो, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। पहली, प्रमोशन मींस मूविंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर जॉब पोजीशन बिकॉज़ ही इज वर्किंग एफिशिएंटली एंड हिज परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज एक्सीलेंट। ये पहली लाइन हो गई। Second, sometimes a worker may not fit into a particular job and he is transferred to other department to improve his efficiency. दूसरी line, तीसरी, some employees fails to improve their performance and result in wastage, so they are demoted. तीसरी line and fourth line, thus planning includes promotion, transfer, demotion. तो 4 लाइनों में आपको, जैसे मैंने अभी आपको बोला है, पॉइंट्स में लिखा करिए। एंड लास्टली, कॉम्पनसेशन 2 तरीके की होती है, एक मॉनेटरी जिसमें हम पैसा देते हैं एम्प्लॉइज को, एक होती है नॉन मॉनेटरी जिसमें हम एम्प्लॉय को कह देते हैं कि भाई तू ऐसा कर, तो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमा, तेरा आने जाने और रहने का खर्चा कंपनी उठाएगी। तो ये होते हैं नॉन मॉनेटरी। और मॉनेटरी क्या होता है, जब कंपनी पैसा ही देती है एम्प्लॉइज को। तो कॉम्पनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ पे गोइंग टू द एम्प्लॉइज लाइक डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरीज, कमीशंस एक्सेट्रा, एंड इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट सच एज वेकेशंस एक्सेट्रा। बेटा एक लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हाईलाइट करिए। A major problem for an organization से लेकर लास्ट तक is to match a person's contribution with his contribution. A person's compensation with his contribution. It should be fair and provide incentive. एक बात बताओ बच्चों, अगर आप जितना डिजर्व करते हो आपको उससे ज्यादा मिल जाए तो क्या आप कभी भी ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होगे? मेरी बात No, sir. अगर आप जितना डिजर्व करते हो आपको उससे ज्यादा मिल जाए तो आप मोटिवेट होगे काम करने के लिए? नहीं। No. आपको लगेगा बिना काम करे पैसा मिलता है। और दूसरा, अगर आप जितना डिजर्व करते हो उससे कम मिले तो क्या आप मोटिवेट होगे? नहीं। आपको लगेगा कि यार मैं तो मेहनत करता हूं तब भी पैसा नहीं मिलता। तो एक मैनेजर को देखना है कि वो अपने एम्प्लॉइज को उतना ही दे रहा है जितना वो डिजर्व करता है, क्योंकि अगर उसने ज्यादा दे दिया तब भी गलत है और उसने कम दे दिया तब भी गलत है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब बस एक लास्ट चीज है, एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। उसी के नीचे व्हाट आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को हम रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बना हुआ है ना बच्चों, ये what are the 3 aspects of staffing, what are the 3 aspects, recruitment, selection and training, ये आपका MCQs में आ सकता है। और इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, ये आपको रीड करना है सिर्फ। ये इसका कोई डिटेल्स नहीं है, ये 8 पॉइंट्स है, इनकी कोई डिटेल नहीं है। ये 1 मार्क का MCQs में आ सकते हैं, कोई भी 2-3 याद करने को। तो जैसे ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा रिक्रूटमेंट वगैरह, कि कितनी सप्लाई एंड डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, लेबर मार्केट की क्या कंडीशंस है, लीगल कंसीडरेशंस क्या है, कंपनी इमेज क्या है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, मतलब ये आपको कुछ 2-4-5 नाम आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। पर इतना समझ में आ गया सबको? आज का होमवर्क नोट डाउन करिए, ये आपको ट्यूसडे तक करना है, कल आपका एग्जाम है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है। आपका होमवर्क है, आपको स्टाफिंग की डेफिनेशन एक बार लिखनी है और आपको पूरा प्रोसेस एक बार नोट डाउन लिखना है और एक बार हेडिंग्स अलग से लिखनी है। स्टाफिंग की डेफिनेशन एक बार, पूरा प्रोसेस एक बार लिखना है, ज्यादा कंटेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक बार अभी लीव मत करिए, थोड़ा थोड़ा, और आपको एक बार उसका वो हेडिंग्स अलग से लिखनी है। हमारा जो मैं नेक्स्ट बता दूं आपको, कल आपका एक टेस्ट है 1 बजे, संडे को हमारी क्लास है 3:30 बजे फाइनेंशियल मार्केट्स की, और ट्यूसडे को आपकी स्टाफिंग की सेकंड क्लास है। मैंने आपको 3 MCQs भेजे थे, चैप्टर नंबर 8 का, चैप्टर नंबर 12 का, और एक और MCQ भेजा था ऑर्गेनाइजिंग का। वो आप करना शुरू करिए। नेक्स्ट वीक हम एक क्लास रखेंगे और हम इसको कंप्लीट कर देंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जनवरी 10 तक, मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका स्टाफिंग फिनिश करा दूंगा, क्योंकि अभी 2 क्लासेस तो दिसंबर में ही हो जाएगी। जनवरी के फर्स्ट वीक तक स्टाफिंग खत्म हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो 3 चैप्टर है वो आप वीडियोस से करोगे। मैं भी लूंगा क्लासेस, बट क्लासेस हम इसमें एक पूरी डिटेल में नहीं लेंगे, मैं वीडियोस भेजूंगा। तो मेरा उम्मीद है मेरे को कि मैं 20 जनवरी तक आपका कोर्स खत्म करा दूंगा, फिर हमारी रिवीजन शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ऑल ओके? तो कल आपका क्रिसमस है, आप भी बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करिए, लेकिन 2 बजे के बाद, टेस्ट देने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर आप में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं रुक रहा हूं, आप भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, बाय बाय। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो